हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि आपकी अगर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कोई डिमांड खड़ी हुई है, चाहे बहुत ही पुरानी डिमांड क्यों ना हो, आप उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करा सकते हैं डिपार्टमेंट में जाके उस चीज के बारे में। आजकल जो भी हमने रिटर्न्स भरी थी अभी रिसेंटली असेसमेंट ईयर 2024-25 से रिलेटेड, अगर आपका रिफंड बन रहा था तो बहुत सारे असेसी ऐसे हैं जिनको सेक्शन 245 के अंदर जो है नोटिसेस आ रहे हैं कि आपकी डिमांड खड़ी है, आपका जो रिफंड है हम उस डिमांड से एडजस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप उस डिमांड से एग्री करते हैं तो ठीक है, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप उसका जो है रिस्पॉन्स फाइल करिए, और रिस्पॉन्स ही नहीं उसके साथ आप रीजन भी बताइए। अगर आपने करेक्शन कर दी है तो आपको उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को उसमें डालना होता है कि आप इस डिमांड के ऊपर जो है एक्शन ले चुके हैं। तब वो सेक्शन 245 के अंदर जो है आपकी डिमांड को एडजस्ट नहीं करता और आपको पूरा रिफंड जो है अलाउ हो जाता है इस नोटिस के अंदर। तो ये मैटर बहुत ज्यादा चर्चा में है इन दिनों। मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सेक्शन 245 के ऊपर कि कैसे आपको रिस्पॉन्ड फाइल करना है सो दैट आपका जो डिमांड है वो एडजस्ट ना हो रिफंड से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरी ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है जिसके अगेंस्ट वो एडजस्ट करने की कह रहे हैं वो तो बहुत पुरानी डिमांड है, डिमांड हमारी जेन्युइन नहीं है, तो अब हम उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करें, क्योंकि जो सारी टाइम लिमिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे उन डिमांड्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन नहीं है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी कोई भी इनकम टैक्स के अंदर जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड अगर आपकी होती है तो आप उसको किस तरीके से रेक्टिफाई या फिर उस डिमांड को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं देखूं तो उसके तीन वे आउट है आपके, कि अगर आपकी डिमांड जेन्युइन नहीं है तो आप उसको कैसे ठीक कराएंगे। नंबर वन, ओरिजिनल रिटर्न। नंबर टू, आप उसकी रिवाइज रिटर्न फाइल करिए। नंबर थ्री जो आपके पास ऑप्शन होता है वो है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, नंबर वन ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो आपका यहीं पर ही कैंसिल हो गया, क्योंकि एक बार आपने अगर ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी तो आप दोबारा से उस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते एज अ ओरिजिनल रिटर्न। तो ये तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका होता है रिवाइज रिटर्न का, लेकिन रिवाइज रिटर्न की भी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद आप उस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का आपका एरर हो वो रिवाइज रिटर्न में रिवाइज किया जा सकता है, बट अगर आप उस रिटर्न को टाइम लिमिट के अंदर अंदर रिवाइज कर देंगे तो टाइम लिमिट आपकी क्या होती है। पहले जो ये टाइम लिमिट हुआ करती थी वो थी कि असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने की जो लास्ट डेट होती है ना वो, यानी कि अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 का अगर मैं केस ले रही हूं तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो आपका क्या होगा, 2015-16। तो 31 मार्च 2016 आपकी डेडलाइन है, इतने टाइम तक आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, इसके बाद आप इस रिटर्न को जो है रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बट रिसेंटली 2 साल से इस टाइम लिमिट को भी चेंज कर दिया गया। इस टाइम लिमिट में एक नई अमेंडमेंट लाई गई कि अब हम आपको पूरे 12 महीने नहीं दे रहे हैं रेक्टिव रिवीजन के लिए, अब हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स आप आपको मिलते हैं। 9 मंथ्स मतलब आजकल जो रिटर्न हमने फाइल करी है, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करूं तो आप इस रिटर्न को 31 दिसंबर 2024 तक रिवाइज कर सकते हैं, इसके बाद आप इस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी कोई रीसेंट डिमांड खड़ी है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं तो आप रिवाइज रिटर्न करके उसको डिमांड को अपनी करेक्ट करा सकते हैं। बट ऐसा केस बहुत रेयर मिलेगा जिनकी रीसेंट डिमांड्स होंगी, सबकी टाइम लिमिट्स जो है जा चुकी हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है अपनी डिमांड को करेक्ट कराने का, अपनी डिमांड को कैंसिल कराने का, वो है रेक्टिफिकेशन। आप रेक्टिफिकेशन फाइल करके अपनी डिमांड को जो है रिजॉल्व करा सकते हैं अगर आपकी डिमांड जेन्युइन नहीं है तो। अगर कि आपकी डिमांड जेन्युइन है तो आपको उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे आप अपना रिफंड एडजस्ट कराएं या फिर आप जो है अलग से चालान की पेमेंट करें। बट अगर आपकी डिमांड जेन्युइन नहीं है, अगर आपने कोई मिस्टेक करी थी अपनी रिटर्न फाइल करने में, या फिर कोई आप चालान नंबर गलत डाल दिया, या टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिला है उस टाइम का, उस टाइम पे तो 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, बाद में वो चीज रिफ्लेक्ट हुई तो भी आपकी डिमांड जनरेट होती है। तो अगर इस तरीके का केस है तो उस तरीके में आप जो है अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन फाइल करने का भी आपका एक टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम पीरियड में आप इस रेक्टिफिकेशन को फाइल कर सकते हैं, वो है आपका 4 इयर्स।
4 इयर्स के अंदर अंदर आप अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप उस रेक्टिफिकेशन को जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। ये 4 इयर्स आपको कब से काउंट करने होते हैं? ये काउंट करने होते हैं जब आपका ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, जिसमें डिमांड निकल के आई थी। जब आपका ऑर्डर पास हुआ जिसमें आपकी डिमांड रेज हुई थी, उस ऑर्डर पास होने के जब वो ईयर कंप्लीट होगा, उस ईयर से लेकर 4 साल हम जो है काउंट करते हैं। लेट सपोज आपका जो है 2012 13, मान लीजिए 2012 में आपका सितंबर में ऑर्डर जो है पास हुआ। ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो सकता है, जरूरी नहीं है इससे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हो, ये 2006 का भी इवन आपका जो है केस हो सकता है। बट आपका ऑर्डर मान लीजिए सितंबर 2012 में पास किया गया है, तो आप रेक्टिफिकेशन कब तक फाइल कर सकते हैं? सितंबर 2012 का मतलब है आपका ईयर कंप्लीट हो रहा है 12 13 31 मार्च 2013 में, तो 31 मार्च 2013 से लेकर आप जो है 4 इयर्स इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके कितने हो गए ये? 2013 में अगर आप 4 इयर्स अपने ऐड कर देंगे तो दैट इज 2017। 31 मार्च 2017 तक आप इस रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इस रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये है हमारा जनरल रूल रेक्टिफिकेशन का। अब इस रूल में एक मोड और निकल के आता है कि कैसे हम पुराने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बुलाया कि आप पुराने सालों की भी रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके पीछे क्या रीजन था वो अब डिस्कस कर लेते हैं। जो ये रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट दिया गया वो दिया गया 4 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें कि आपका ऑर्डर पास हुआ है। अब यहाँ पे ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है और आपकी डिमांड कौन से सेक्शन में निकल के आती है? जब आप अपना डिमांड का, जब आप लॉग इन करते हैं ना, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है जहां से आप अपनी जितनी भी डिमांड्स हैं उन सबको देख सकते हैं। जब आप उन डिमांड्स को देखेंगे तो वहां पर यूजुअली जो सेक्शन यूज किया जाता है वो किया जाता है 143(1). सेक्शन 143(1) के अंदर आपकी जो रिटर्न है उसमें डिमांड रेज की जाती है, और यूजुअली डिमांड के सेक्शन में, डिमांड के ऑप्शन में सबका 143(1) आपको लिखा हुआ शो होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैसे नजर आता है। जैसे मैंने एक ये लॉग इन किया हुआ है, इसमें देखिए जब आप पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाएंगे तो इस तरीके का आपको पेज खुल के आएगा। यहाँ पे जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं वो सारी आपकी खड़ी रहती हैं। यहाँ पर यूजुअली डिमांड्स के आगे जो है सेक्शन 143(1) लिखा हुआ आता है कि आपकी ये जो डिमांड रेज हुई है वो 143(1) के अंदर रेज हुई है। अब यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, जो सेक्शन 143(1) है आपका, वो आपका ऑर्डर नहीं है। इस बात को नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 143(1) जो है हमारा इंटीमेशन होता है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद जब हमारी रिटर्न प्रोसेस होती है, एक इंटीमेशन इशू होता है सेक्शन 143(1) के अंदर कि आपकी रिटर्न जो है करेक्ट फाइल हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो डिमांड रेज होती है डिपार्टमेंट वो निकाल के देता है, आपको उस डिमांड की जो है पेमेंट करानी होती है। ये एक हमारा जनरल प्रोसेस होता है। तो सेक्शन 143(1) आपका ऑर्डर नहीं है, ये एक इंटीमेशन है। इंटीमेशन के अगेंस्ट अगर आपकी डिमांड रेज की गई है तो क्योंकि वो आपका इंटीमेशन नहीं है, सॉरी ऑर्डर नहीं है, तो उसकी जो टाइम लिमिट है रेक्टिफाई करने की, उसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। देर इज नो टाइम लिमिट। अगर आप 143(1) की डिमांड को आज पे कराने जा रहे हैं तो सेक्शन 143(1) के जो इंटीमेशंस आ रहे हैं उसको रिवाइज करने का जो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, उसको रेक्टिफाई करने का कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वो आपका ऑर्डर नहीं है। अगर आप अपने डिमांड्स में चेक करिए वो 143(1) के अगेंस्ट खड़ी हुई है तो आप उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी जाके उसको डिपार्टमेंट में रिजॉल्व करा सकते हैं अगर वो डिमांड आपकी जेन्युइन नहीं है तो। अब यहां से एक बात और निकल के आती है कि जब हम कर रहे होते हैं रेक्टिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक चीज और, रेक्टिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो आप रेक्टिफिकेशन करने जा रहे हैं इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है। ऑनलाइन हम कब करते हैं? ज्यादातर केसेस में हम ऑनलाइन कोशिश करते हैं कि हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट में जाना और रेक्टिफिकेशन करना एक अपने आप में जो है बहुत बड़ा टास्क है। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल कर लेते हैं। बट जब आप ऑनलाइन अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल करने जा रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रेक्टिफिकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं करता। यूजुअली 4 इयर्स का टाइम वो भी रखता है कि 4 साल के पहले की आप रिटर्न को रेक्टिफाई कर पाते हो अपने आप से, उससे पीछे की रिटर्न को आप रेक्टिफाई नहीं कर पाते। जब आप ईयर सिलेक्ट करते हो
तो वहां पे एक एरर आता है कि यू आर नॉट ऑथोराइज टू रेक्टिफाई दिस रिटर्न। अब क्या होगा, क्योंकि आप 4 साल से पहले की रिटर्न वहां तो रेक्टिफाई कर नहीं पा रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑफलाइन अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल करोगे। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन तैयार करनी है जो आप रेक्टिफाई कराना चाहते हैं अपनी रिटर्न में, उसकी एक एप्लीकेशन आपको ड्राफ्ट करनी है और जाना है अपने एओ के पास, जो भी आपका एओ है, और वो एप्लीकेशन डिपॉजिट करा देनी है। एओ के पास ये राइट होता है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट कराई है उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर एओ को ये जवाब देना होता है कि जो एरर आपने दिया है वो एरर रेक्टिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या सारे एरर रेक्टिफाई नहीं हो सकते। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया कि जो एरर उसको लगता है कि रेक्टिफाई हो सकता है वो उसको कर देगा, या फिर आपको राइट्स दे देगा कि आप इस ईयर की रिटर्न को रेक्टिफाई कर दो। अदरवाइज वो आपको डिनाई कर सकता है कि ये एरर तो रेक्टिफाई आपको हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि कौन कौन से एरर आपके जो है रेक्टिफाई हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो आप एरर रेक्टिफाई नहीं करा सकते। What error can be rectified by filing rectification? A rectification request under section 154(1) is allowed by the income tax department for correcting mistake when there is an apparent mistake in your income tax return। अगर कोई इस तरीके की मिस्टेक आपने कर दी थी अपनी रिटर्न फाइलिंग में जो कि अपरेंटली पता लग रही है, ठीक है, तो उस तरीके की जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को अपटेक करता है डिपार्टमेंट और आपका रेक्टिफिकेशन जो है अलाउ कर देता है। ये मिस्टेक किस तरीके की हो सकती है, एरर ऑफ फैक्ट्स, एरिथमेटिक मिस्टेक, स्मॉल क्लरिकल एरर, या फिर जो है एरर ड्यू टू ओवरलुकिंग कंपल्सरी प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसको मैं अगर फर्दर एक्सप्लेन करूं किस तरीके के एरर हो सकते हैं आपके, ये एरर आपके हो सकते हैं जैसे टैक्स क्रेडिट मिसमैच, यानी कि 26 ईयर्स में आपका जो टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा था जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई, उसके 1 साल बाद आपको उसका क्रेडिट दिया गया, आपके एम्प्लॉयर ने रिटर्न रिवाइज करी, फिर आपको क्रेडिट दिया, आपकी रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो गई, डिमांड स्टैंड हो चुकी थी, तो आप उसकी रेक्टिफिकेशन फाइल करके उस डिमांड को कैंसिल करा सकते हैं। या फिर मान लीजिए चालान डिटेल्स आपने गलत डाल दी, पहले क्या होता था हमारी जो है फिजिकल रिटर्न जाती थी, उस टाइम पे ये जो एरर है बहुत कॉमन था कि चालान की डिटेल्स हमने गलत डाल दी तो वो चालान नोकअप नहीं हुआ, आपकी डिमांड रेस कर दी गई। या फिर जो है आपकी कोई ऐसी डिटेल थी 26 एएस में जो सामने से सैलरी आपकी कुछ और आ रही थी, आपने जब रिटर्न फाइल करने लगे तो या तो आपसे 1 जीरो कम लग गया या ज्यादा लग गया, जो कि एक क्लैरिकल मिस्टेक है। या फिर जेंडर मिस्टेक हो गई आपसे रिटर्न फाइल करते हुए, पहले जो है फीमेल और मेल्स के स्लैब रेट्स अलग होते थे, अगर आपने जेंडर में मिस्टेक कर दी रिटर्न फाइल करते समय, या फिर आपने अपना एज सीनियर सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल वहां पे आपने सिलेक्शन में अपनी गलती कर दी, तो आपका स्लैब रेट गलत पकड़ के आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो हो जाती थी। तो उस तरीके के एरर आप इजीली रेक्टिफाई करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एरर इसमें फॉल नहीं करते, आपका एरर कुछ और है, फिर भी आई रिकमेंड कि आप उसकी एक एप्लीकेशन बना के डिपार्टमेंट में जरूर सबमिट कराएं, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपटेक हो जाती है अगर आप एओ से डिस्कशन करेंगे तो इस तरीके से आप ऑफलाइन जाके अपनी पुरानी जो डिमांड्स हैं उसको भी रेक्टिफाई करा सकते हैं, क्योंकि जो 143(1) का इंटीमेशन आपको आया है उसको ऑर्डर नहीं माना जाता, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है रेक्टिफाई कराने की, आप पुराने से पुराने अपने ऑर्डर भी अपटेक करा के उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके एरर आप जो है रेक्टिफाई करा सकते हैं। अब बात आती है कि ऑनलाइन जब आप रेक्टिफिकेशन को ट्राई करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन जब आप रेक्टिफिकेशन को ट्राई करेंगे तो इसमें 2 चीजें होती हैं। आप अगर रेक्टिफिकेशन ट्राई करेंगे तो आपने देखा होगा अगर आपकी जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी चेंज हो रही होती है तो इनकम टैक्स पोर्टल पे उसको जो आपने एक्सएमएल अपलोड करने की कोशिश करते हैं वो उसको जो है अपटेक नहीं करता, चाहे वो 4 साल से पहले की कंडीशन क्यों ना हो। ठीक है, तो वो एक्सएमएल ऐसा अपटेक नहीं करेगा जिसमें आपकी जीटीआई चेंज हो रही हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपकी जीटीआई चेंज हो रही है, ग्रॉस टोटल इनकम चेंज हो रही है, तो आप रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जीटीआई चेंज हो रही है तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, प्रैक्टिकली हमने कराई है, बट आप उसको ऑनलाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप खुद से रेक्टिफिकेशन करने जा रहे हैं तो आप उसको ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन में ये पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि अगर आपकी जीटीआई चेंज हो रही है तो आप उस एक्सएमएल को अपलोड नहीं कर पाएंगे। ये कुछ इनके पॉलिसी मैटर है जिनके अकॉर्डिंग इन्होंने सेट कर रखा है कि जीटीआई चेंज है तो इसका मतलब कोई ऐसा अमेंडमेंट असेसी करने जा रहा है जो पहले अप्रूव होना चाहिए उसके असेसिंग ऑफिसर के थ्रू, जब भी वो अमेंडमेंट जो है
उसमें रिटर्न में जो है अलाउ की जाएगी। तो इसलिए अगर आप खुद से ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो कभी भी जब आपकी जीटीआई चेंज होती है ना, वो एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें एरर आता है कि आपकी जीटीआई यहाँ पे चेंज हो रही है आपकी ओरिजिनल रिटर्न के कंपैरेटिव, तो इसलिए आप इस एग्जामिनर को या फिर रेक्टिफिकेशन को नहीं कर सकते। जब वो हम एरर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिटर्न हम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बट उस केस में भी आपको क्या करना है, अपनी एक लेटर ड्राफ्ट करके अपने असेसिंग ऑफिसर को के पास जाना है और वहां पे वो लेटर आपको डिपॉजिट कराना है। अगर उन सिनेरियो में आपकी एप्लीकेशन फिट बैठ रही होगी कि जिस सिनेरियो में मैं रेक्टिफिकेशन कर सकती हूँ, तो वो आपकी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे और खुद से आपकी रिटर्न जो है रेक्टिफाइड करके देंगे। तो ये सिचुएशन है जब आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। कौन से ईयर से रिलेटेड है वो मैटर नहीं करता, अगर आपका 143(1) के अगेंस्ट है तो। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और ऑर्डर आपका पास हुआ है किसी और सेक्शन के अंदर, तो वहां पे आपके 4 साल आपके जो काउंट होंगे। यही नहीं, अगर उस 4 साल के बाद मतलब उस ऑर्डर के बाद एक और ऑर्डर अगर पास किया गया है, उसके अगेंस्ट डिमांड रेज हुई है, तो जो लास्ट ऑर्डर है वहां से आपको वो 4 साल पहले होंगे रेक्टिफिकेशन की। और 99% में तो वैसे 143(1) के अगेंस्ट में हमारी डिमांड खड़ी होती है, तो वो आप इजीली जाकर डिपार्टमेंट में उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि आप रेक्टिफिकेशन कब करा सकते हैं। एक बार मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि हमने क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अकरिंग फ्रॉम रिकॉर्ड एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 115 में अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय एक अनदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो उन्होंने ऑर्डर पास किया वो किसी भी ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन के अंदर। जो उन्होंने इंटीमेशन पास किया है सेक्शन 143(1) के अंदर, उसको वो अमेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 सेक्शन उन्होंने प्रीवियस और थीसिस के बारे में, उसके बारे में वो कर सकते हैं। Where any matter has been considered and decided in proceeding by the appeal। फिर उसके बारे में अपील के बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी हम देखते नहीं है क्योंकि अभी हम छोटे छोटे केसेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। किस तरीके की रेक्टिफिकेशन वो कर सकते हैं, an amendment which has effect of enhancing an assessment or reducing a refund। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है और रिफंड कम हो रहा है तो इस तरीके की अमेंडमेंट वो कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियस बात है, रिवेन्यू को बेनिफिट हो रहा है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू बेनिफिट हो रहा है, तो इस तरीके की रेक्टिफिकेशन तो वो कर ही सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके की असेसमेंट जिससे आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, रिफंड आपका बढ़ रहा है, तो ये जो राइट्स भी एओ को दिए गए हैं वो इस तरीके की रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि अगर आपका जीटीआई चेंज हो रहा है तब भी आप डिपार्टमेंट में जाके रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं, क्योंकि एओ के पास राइट है कि आपका जो अमाउंट है रिफंड का वो कम या ज्यादा उसको कर सकते हैं, लायबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जब भी पॉसिबल है जब आपकी जो जीटीआई चेंज होगी। ठीक है, जीटीआई जब आपकी चेंज नहीं होगी तो बहुत कम केसेस है जिसमें ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे टैक्स क्रेडिट का मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो तो बाद में रिफ्लेक्ट होते हुए चेंज हो जाता है, तो उसमें जीटीआई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो उस तरीके का एरर तो आप ऑनलाइन भी ठीक कर सकते हैं। बस अगर आपको इस तरीके की एरर है कि आपकी जीटीआई चेंज होनी चाहिए तो आप डिपार्टमेंट जरूर विजिट कर लीजिए। मैं नहीं कह रही कि आपकी सारी एप्लीकेशन अपडेट की जाएगी, बट एक बार विजिट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस मेमो में भी ये 4 साल की कंडीशंस को लिखा गया कि आपको कब रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है। अमेंडमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी अप्लाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years, मतलब 4 years के बाद इसको अपडेट नहीं करेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच ऑर्डर सॉट टू बी अमेंडेड बाय पार्ट। यहाँ पे देखिए वर्ड ऑर्डर लिखा गया है, इसलिए मैंने आपको बोला 143 की जो इंटीमेशन है वो ऑर्डर नहीं होते तो उनकी कोई अमेंडमेंट नहीं है। without previous to this provision of section 7, मतलब सेक्शन 7 में जो 4 years की लिमिट दी गई है उसको कंसीडर करते हुए अगर आप चाहते हैं डिपार्टमेंट में आपकी रेक्टिफिकेशन फाइल हो, आपको एप्लीकेशन बनानी है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के पास 6 मंथ्स का टाइम होता है आपकी एप्लीकेशन को अपडेट करने का। 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो ये डिसाइड कर लेंगे, आपको बता देंगे कि अमेंडमेंट हो सकती है ना कि उसको जो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपके रेक्टिफिकेशन के कुछ गाइडलाइन है, सेक्शन है जो आपको फॉलो करने हैं रेक्टिफिकेशन के टाइम पर। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जो रिसेंटली इंट्रीम बजट में बात की गई थी, जो प्रैक्टिकली हम केसेस देख रहे हैं। इंट्रीम बजट में एक चेंज लाया गया था कि 2014 से पहले की जितनी भी डिमांड है उनमें एक पर्टिकुलर लिमिट को सेट किया गया था। उस लिमिट से अगर नीचे की आपकी डिमांड है तो उस डिमांड को एक्सटिंग्विश कर देंगे, वो आपको डिमांड पे करने की जरूरत नहीं है। सो दैट डिपार्टमेंट के पास जो रेक्टिफिकेशन आ रहा है या फिर जो अभी सारी डिमांड क्वालिफाई हुई है उसके ऊपर एक एक्शन लिया जा सके। तो 2014 से पहले की जो डिमांड थी, जिनके छोटे छोटे अमाउंट थे, वो अगर अपने लेटर में जाके चेक करेंगे तो वो सारे डिमांड जो डिपार्टमेंट ने खुद से ही हटा दिए, एक्सटिंग्विश कर दिए। वो आपकी लिमिट क्या थी, अगर आपकी 2011 से पहले की डिमांड थी, 2011 से पहले की डिमांड थी, 25,000 पर एंट्री,
25,000 पर डिमांड से कम का आपका अमाउंट है तो अपने आप डिमांड रेट काट दी गई। और अगर वो डिमांड आपकी 2014-15 फाइनेंशियल से पहले की थी, 2015-16 से पहले की थी और 11-12 के बाद की थी, तो उस केस में जो लिमिट थी वो 25,000 से घटाकर जो 10,000 कर दी थी। 10,000 तक की डिमांड है अपने आप आपकी अपटेक कर लेंगे, उसको हटा देंगे। और टोटल डिमांड आपकी कितनी की रख सकती है, 1,10,000 टाइप की डिमांड जो नहीं रख सकती। ये हमारा आया इंडियन बजट 2024 में, इसको जो है वेरीफाई भी कर दिया गया बजट जो हमारा यूनियन बजट आया 2024 के अंदर। और जब हमारा इंडियन बजट आया था उसके महीने के अंदर इसके ऊपर एक्शन हो गया था, सारी डिमांड्स जो हमारी हट गई थी। लेकिन मैंने अभी भी एक दो ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो पुरानी डिमांड से इन सालों से रिलेटेड वो नहीं हटी थी या फिर बाद में वो रेट की गई थी जब ऑनलाइन डिमांड्स हटाई। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि आप उस पैरामीटर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप उसके बाद एक जो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है सर्कुलर है उसकी कॉपी आप लगाएंगे, डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे और इस डिमांड के अगेंस्ट भी आप एक्शन जो कर सकते हैं। तो ये तो पैरामीटर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि किस कैसे आप अपनी डिमांड को रिजॉल्व करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन हो तो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आप 5 पे करें चाहे आप 10 दिन बाद पे करें। सो इसी तरीके से अगर आपको और भी वैल्यूएबल वीडियोस जाननी है या फिर इन्फॉर्मेशन मिलनी है तो अभी टेक्स्टबुक को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, टेक्स्टबुक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी अपनी डिमांड्स है आपकी खड़ी हुई है आपकी लैंग्वेज में उसके ऊपर फटाफट एक्शन ले लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे आप अपनी डिमांड्स को रिजॉल्व करा सकते हैं। मैंने कहा कि आपकी सारी डिमांड्स रिजॉल्व हो जाएंगी, बट एक बार आप कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी डिमांड कुछ कम हो पाए या रिजॉल्व हो पाए। So thank you so much for watching this video. Stay happy, stay healthy. जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी भी लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है इस लो के अंदर या कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पहले अपनी क्वेरी